नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आम बजट 2022-23 पेश हो चुका है। सरकार की माने तो हर वर्ग का बजट में ख्याल रखा गया है। रोजगार से लेकर भविष्य की नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की उन्नति की तस्वीर बजट में पेश की गई है। लेकिन कई उम्मीदों को भी इसमें झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। आम बजट से उम्मीदें हाई थीं। मिडिल क्लास की उम्मीद थी कि सरकार आयकर स्लैब में बदलाव कर उसे राहत देने का काम करेगी, लेकिन सरकार ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कॉरपोरेट कर में राहत जरूर दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया गया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर अब 30% टैक्स लेने का फैसला सरकार ने किया है। इसके अलावा 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का, 60 लाख रोजगार सृजित करने का, ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विसेज के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई। पीएम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह 100 साल के विकास का विश्वास दिलाने वाला बजट है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करने को बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार बजट को अगले 25 साल के अमृत काल में विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है। तो आज सवाल और चर्चा इसी बात पर कि देश का यह आम बजट कितना खास है और कितना आम है, इसको लेकर कुछ सवाल भी हैं। वो सवाल आपको दिखाते हैं और यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। जन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा, इस पर बात करना जरूरी है। महंगाई से क्या बजट राहत दिलाएगा, ये अहम सवाल मसला, इसको लेकर लगातार चर्चा होती है। खेती किसानी का बजट पे कितना ख्याल रखा गया, कितना ध्यान इसमें रखा गया है। बजट घोषणाएं राजकोषीय घाटे को कम करेंगी क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये रोजगार की संभावनाओं को लेकर हम बात करने वाले हैं, किसानों को लेकर भी बात करेंगे और आम आदमी को इससे मिला क्या, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपके मन में भी अगर सवाल चल रहे हैं तो इस स्क्रीन पर नंबर आप लगातार देख पा रहे हैं। इन नंबर के जरिए आप अपनी बात इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जो पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है बजट अच्छा है तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बजट में आप लोगों को और भी बहुत सारी उम्मीदें थी, वो बातें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं वो अपनी बात जरूर रखें। अब इसको लेकर चर्चा करना भी जरूरी है। आम आदमी क्या सोचता है, खास आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी को लेकर इस बजट में क्या है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक है, नेता भारतीय जनता पार्टी से। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। और रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। रमेश बामल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कौशिक साहब आपके पास आऊंगा, इस बजट को लेकर आपका रिएक्शन चाहूंगा। इस बजट में क्या ऐसा खास है जिसको लेकर यह मान लिया जाए कि बजट वाकई में बेहतरीन है, इससे प्रदेश की आवाम को, देश की आवाम को फायदा मिलेगा? शमशेर जी, एक ऐतिहासिक दिन आज है जो जिस तरह से बजट पेश किया सरकार ने, संतुलित बजट, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए देश का फ्यूचर, देश के युवाओं का फ्यूचर। मैं कहता हूं, अगर दूरगामी सोच का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो केंद्र की सरकार है, उसमें वित्त मंत्री जी का जो सोच, जो दिमाग रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया गया किसी भी चीज को। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग के लिए इस बजट में ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें एक चीज मैं मान सकता हूँ कि जो जिस तरह की बातें मैं दिन में सुनने को मिल रही थी दूसरे चैनलों पे, कि तकलीफ किसी को नहीं है। जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि भाई एक बीच के वर्ग को ये चीजें, देखिए हमारी ही सरकार ने सीधे 50,000 रुपए बढ़ाया था, 2 लाख से 2.5 लाख किया। ठीक है ना, चीजें ठीक है। और उसके बाद आपने एक न्यूज भी देखी भी होगी उसी टाइम पे, माननीय वित्त मंत्री का उसी टाइम बयान आया था कि संभावित है कि इस चीजों पे काम करना बाकी है, हम काम कर रहे हैं और करेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के किसी युवा को या किसी भी वर्ग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजट को ठीक ढंग से देखिए, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, अब देखने को मिलेगा रिजल्ट। आज नहीं तो आने वाले टाइम में आपको इसकी बहुत दूरगामी सोच का रिजल्ट आएगा। ठीक है। बावल साहब, कांग्रेस को क्या लगता है बजट में? डीपी कौशिक जी तो एक बात कह रहे हैं कि दूरगामी बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि
आने वाले 25 साल के अमृतकाल को लेकर, आने वाले 100 सालों को लेकर एक रोड मैप है और इस रोड मैप का फायदा देश को मिलने वाला है, ये उम्मीद जताई जा रही है इस बजट को लेकर। शमशेर जी, सबसे पहले तो नमस्कार ब्रदर आपको मेरा। जी नमस्कार। और आपको मैं ये बता दूं, हम छोटी सी बात करते हैं। कौशिक जी जैसे ब्रदर कहते हैं कि दूरगामी बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे। अब ये आप देखिए कि महंगाई दर है जो 7%, और 7% पे जो खेती का बजट है वो 2%, 2.7% बढ़ा है। तो ऐसे जैसे इन्होंने खेती पे बढ़ाया, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। गरीब आदमी को क्या मिला? गरीब आदमी की तो जेब खाली है, नौकरी पेशे की जेब खाली है, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं मिला, खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला। तो इस बजट में आप ये बताइए कि आम आदमी की राहत के लिए कैसे है, कि क्या किया देश के लिए, इससे कुछ पता लगे। मेरे पास आंकड़े हैं और जो हमने सुना भी है और देखा भी, इसमें जैसे फूड सब्सिडी पे आप देखिए कि 2.86 से घटा के इन्होंने 2.6 कर दिया। किसान सब्सिडी थी जो 1.40 लाख करोड़ था, उससे घटा के इन्होंने 1.5 लाख करोड़ कर दिया। तो इससे ये भी साबित होता है कि किसानों की आय तो दुगनी कहाँ होगी। तो ये किसान विरोधी सरकार है। दूसरा, नरेगा का देखिए आप। नरेगा तो बहुत बड़ा एक 9800 करोड़ का, 58,000 करोड़ का जो बजट था वो घटा के इन्होंने 73,000 करोड़ कर दिया। तो जिस तरह आज युवाओं ने रोजगार खो दिया, अब ये ने एक नया पीएलआई से कह दिया रोजगार देंगे। अरे भाई, कहां दोगे? कौन सी किसानों की आय दुगनी करोगे? कौन से रोजगार दोगे? इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। तो कोविड में 12.20 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवाया है। अरे कुछ तो बताओ कि देश के लिए जो आज गरीब आदमी मर रहा है, एम्प्लॉइज मर रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, मध्य वर्ग खत्म हो गया, कुछ तो मतलब बजट राहत देना वाला चाहिए। कौन सी कौशिक जी कौन सी बात कह रहे हैं कि भी यहाँ पे राहत वाला बजट है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं रोहतक से, उनका सवाल ले लेता हूँ। कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। जो बामल जी ने सवाल पूछा उसका जवाब लेंगे। रणबीर रोहतक, दर्शक मेरे साथ है रोहतक से। रणबीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। शेर जी, ये बजट देखकर लगता है सरकार किसान विरोधी, मिडिल क्लास को खत्म करने वाली, युवाओं को बर्बाद करने वाली नीति पर चली हुई है। इस देश को तो बेचना शुरू कर ही दिया, लेकिन अभी देश को बिल्कुल एक गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे। सिर्फ पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। इसमें यह बताएं कि किसको क्या दिया है। मिडिल क्लास को दिया हो, कर्मचारी को दिया हो, गरीब को दिया हो, सभी से, या कृषि को दिया हो, किसको दिया है? कौशिक साहब से हम पूछना चाहते हैं, आगे के लिए, आगे आगे कब आएगा? आगे तब आएगा तब हमारे युवा बर्बाद हो जाएंगे। उनको लाइन पर लाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे, योगी की तरह ठोक दो, और ठोकने वाला फिर गृह युद्ध हो जाएगा देश में। जब पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं 2 पैसे की कमाई नहीं और कोई टैक्स में माफी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या ये बजट है? हमारी तो समझ में नहीं आता। ठीक है रणवीर जी, शुक्रिया, अपना सवाल पूछा आपने। मैं कौशिक जी से जवाब लेता हूं। कौशिक जी, कुछ सवाल जो हैं वो रमेश बामल जी की तरफ से भी आए हैं, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें बोली हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पर तो सरचार्ज घटा है, ये भी जानकारी 12% से घटाकर इसको 7% कर दिया गया। लेकिन जो एक मिडिल क्लास अपनी आमदन पर कुछ रियायत चाहता था, उस पर फोकस कहीं दिखाई नहीं दिया है। और इसके साथ साथ मनरेगा में भी 25.5% जो है वो कटौती की गई राशि में। तो एक तरफ तो हम रोजगार देने की बात करते हैं कि हर हाथ को काम मिलेगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब मनरेगा जैसी एक ऐसी योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना कहें या फिर एक ऐसी सौगात है, इसको हम कह सकते हैं, जिससे लोगों को कम से कम साल में 100 दिन का तो रोजगार की गारंटी मिलती ही मिलती है, पर इसके बजट को घटाना, क्या आपको लगता है कि रोजगार की संभावनाओं को ये कम करेगा? देखिए शमशेर जी, पहले तो मैं मेरे मित्र रमेश जी की बात का जवाब दूंगा। ये कहते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोजगार कहाँ से देंगे? देखिए, स्टार्टअप, एमएससी में इनको पता, एमएससी में इनको पता नहीं, जाते देखा नहीं, 2 करोड़ रुपए का पैकेज दिए एमएससी के तहत, जिससे हमारे साथी कितने युवा उसके साथ जुड़े एमएससी के तहत। स्टार्टअप में देखिए, जितना बिजनेस, जितना सरकार ने 2 साल के हालात के बावजूद भी, बड़ी बड़ी जो आर्थिक नीति वाले कंट्री है उनकी हालात आपने पता कैसी हालत होगी, फिर भी हिंदुस्तान के अंदर जिस हिसाब से बजट पेश किया है, ये इनको
ये नेगेटिविटी मिलेगी सर। पॉजिटिव अगर सोचे तो इस बात को, ये इतनी मतलब इतनी टर्नओवर इन्होंने देखा होगा, उसके बावजूद इतनी अच्छी स्थिति, इतना अच्छा बजट पेश करना, तो जिनको थोड़ा तो कहीं कहीं पर ऊंची सोच रखनी पड़ेगी। किसानों के लिए इन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए देखिए पहली बार मेरे ख्याल 2,35,00,000 का बजट, 2,35,00,000 का बजट एलोकेट, 2,37,000 करोड़, 2,37,000 करोड़ फर्स्ट टाइम देखिए एमएसपी का बजट एलोकेट किया गया है। ऐसा नहीं है, सरकार ने, हम लोग यहाँ बैठ कर बात करते हैं, अर्थशास्त्री वहां भी होंगे, सरकार के साथ भी होंगे, जो बजट पेश किया, मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा, विपक्षों की सरकार रही होगी, इन्होंने भी इनके बजट ही पेश होते होंगे। चीजें वो उन्होंने किसानों के लिए इतना क्या कर दिया था, उन्होंने इस स्लैब के लिए इन्होंने क्या कर दिया था भाई, 70 साल तो इन्होंने राज किया होगा ना। नहीं, अब तो कौशिक जी, अब तो देखिए पिछले आ रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आपसे, अब हम देखिए कांग्रेस से सवाल तब पूछेंगे जब किसी स्टेट को लेकर मसला आएगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, 2 साल के दौरान देश की क्या स्थिति रही होगी, ये तो हम लोगों को पता है ना। लेकिन क्या चीजें देश के अंदर इतनी घटी है, उसके बावजूद भी आप जो पैसा, जो टैक्स का स्लैब करने का रीजन मैं बताता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा। देखिए कौशिक जी, मैं एक बात बताऊं कि पिछले साल में मनरेगा की बात आपसे करूं तो मनरेगा में जो पहली दफा 73,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया था, तो उसमें बाद में इसको बढ़ाया गया था, 25,000 करोड़ इसको और बढ़ा दिया गया था, 98,000 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन आज भी तो वैसी है, उसमें बदलाव कहां से आ गया? अब इसको लेकर क्या आपको लगता नहीं कि उस चीज को घटाना सही नहीं है? क्योंकि मनरेगा रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और जो रोजगार को लेकर सवाल उठते रहते हैं हर बार, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार किसी स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो, रोजगार एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम मिल जाए तो लोगों को सुकून मिलता है। ये घटाना कहां तक जायज आपको लगता है? सरकार का एक है अंत्योदय, मतलब अंतिम आदमी तक पहुंचने की बात है। अगर सरकार ने ये मनरेगा का बजट कम किया तो सरकार ने गरीबों के लिए दूसरी योजनाएं बहुत दी है, उनके लिए देखिए बिजली पानी का वहां तक व्यवस्था करना, हर आदमी के लास्ट अंतिम लाइन तक जो आदमी है वहां तक पूछने की बात करी सरकार। वो ठीक है, हर घर को नल के जरिए जल देने की बात करती है। मैं आ रहा हूं आपके पास बामल साहब, ये भी तो देखिए ना, इसमें कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश है जिसमें आदमी को आज पानी पीना, अच्छा पानी, शुद्ध पानी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये प्रयास लगता है सरकार का, दिखता है कि कहीं ना कहीं वो हर आदमी को जो है नल के जरिए साफ और स्वच्छ जल पहुंचाना चाहती है। बामल साहब, पेट में अन्न होगा तो तभी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, चूल्हा जलेगा। पानी की तो जरूरत, पानी तो पहले भी मिल रहा है। पानी की समस्या रही है, कभी पिछले इतने सालों से कभी के भी लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही। मैं एक छोटी सी बात करता हूं शमशेर जी, एमएसपी पे आता हूं। एमएसपी का जो बजट था 2.48 लाख करोड़ था, और उस बजट को घटा के 2.37 करोड़ कर दिया, लाख करोड़, तो 1100 करोड़ कम कर दिया है। करने के लिए किया इन्होंने 11,000 करोड़ की बात कीजिए, 11,000 करोड़ जी, हाँ 11,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 11,000 करोड़ बजट कम कर दिया। दूसरा, किसान जो सब्सिडी थी वो 1.40 लाख करोड़ थी, 35 लाख करोड़ आपने एक जो सब्सिडी थी फूड के वो कम कर दी। फूड सब्सिडी थी वो भी आपने 286 से लेकर 2.06 कर दी। तो आप ये बताइए कि मनरेगा में जो रोजगार के आप कह रहे कि हम रोजगार देंगे, अरे 12.20 लाख करोड़ तो 12.20 लाख करोड़ तो लोग बेरोजगार हो गए, 12 करोड़ 20 लाख। और इसमें कोविड के दौरान रोजगार तो कहाँ मिलेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, तो रोजगार की ज्यादा जरूरत, आप तो रोजगार छीन रहे हो। और ये मनरेगा जो लोगों को रोटी मिलती थी, चूल्हा जलता था, आप चूल्हा बंद कर रहे हो लोगों का, जो इस तरह की मनरेगा में जो इस तरह की। ठीक है बामल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। दर्शक मेरे साथ जुड़े, करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शमशेर जी साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मेरा सवाल दोनों नेताओं से है कि कांग्रेस बताती है मैंने मनरेगा चालू किया जी, कोई बजट ऐसा आएगा जो मनरेगा के बाहर आएगा व्यक्ति, और बीजेपी बताती है 80 करोड़ लोगों को मैंने मुफ्त में अनाज दिया। मैं कहता हूँ कि स्वाभिमान से जीने लायक कब बनेंगे आदमी? कोई ऐसा बजट आएगा? ऐसा भी बजट लाइए जिसमें 80 करोड़ को अनाज न देना पड़े, खुद
देश को चलाने में उसकी भागीदारी हो, जी उसको स्वाभिमान से जीने का कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आप? ठीक है। करीम खान जी, दोनों सवाल दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं पूछूंगा। पहले रमेश बामल जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, मनरेगा पर ही सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, उससे बाहर भी निकलेंगे क्या? और क्या आदमी को मुफ्त का अनाज देकर, मुफ्त की चीजें देकर, सब्सिडी देकर उसके ऊपर आश्रित कर दिया जाएगा कि आदमी स्वाभिमान से कभी जीना भी सीखेगा हिंदुस्तान में? बिल्कुल जी। इनकी जो आपने एक जो जुड़े थे आदमी करीम खान जी, मोहम्मद जी, इनका बहुत अच्छा सवाल था और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी कदर करता हूँ कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले और अपनी इज्जत से कमा के खाए, ना कि किसी से खैरात में अन्न के थैले मांगे कि किसी के हाथ फैलाए। मैं कहता हूँ आप इंडस्ट्रीज लगाइए, आप कंपनियां लेके आइए, लोगों को रोजगार दिए ताकि वो अपनी एक इज्जत से, अपने स्वाभिमान से काम करें, पैसे कमाए, रोजगार पैदा करो। रोजगार तो आप पैदा कर नहीं रहे, रोजगार तो आपने छीन लिया सबका। इंडस्ट्री आप कोई लेके आए नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एम्प्लॉयमेंट का, जो आपने वो क्या उसको डेवलप किया? क्या आप कंपनियां लेके आए? आप सिर्फ एक जुमलेबाजी करते हो कि हम ये करेंगे, अगले 25 साल के लिए हम ये प्लानिंग बना रहे हैं। ये सिर्फ एक जुमले रह जाते हैं, कागजों में रह जाते हैं, ये बजट कागजों में रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी थी कोविड में, 35,000 करोड़ आप ले गए, आप खा गए, उसका क्या किया? तब जाके इन्होंने कुछ उस बजट का किया है। सिवाय जुमले के ये लोग कुछ नहीं करते। 25 साल की क्या, आप आने वाले जो लोगों को आज जरूरत है, आज देश के वो हालात हैं कि छिन्ना छपटी तक की नौबत आने वाली है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है। क्या आप उसको चावल दे दोगे? क्या आप उसके घर में अन्न छोड़ दोगे, आटा दे दोगे, उसका गुजारा हो जाएगा? आज तो खा लेगा, कल फिर मांगेगा। आप उनको रोजगार क्यों नहीं देते? आप उनको एम्प्लॉयमेंट दिए, आप उनको सेटल करने का कोई प्रोग्राम करिए। आपने कौशल योजना की बात करी, कौशल योजना में कितने आदमियों को ट्रेंड किया आपने? कितने आदमियों को कौशल योजना के तहत रोजगार दिया? झूठ बोलने से क्या होता है? आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब देते हो, थोड़े से दिन में इसको हटा देते हो, नौकरियां निकालते हो तो पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है। तो जो आज देश की दुर्दशा है, रोजगार को इसके लिए लेकर बात भारतीय हो रही है, जनता रोजगार पार्टी एक अहम जिम्मेवार मसला हमेशा से रहा है। इसको लेकर डीपी कौशिक जी आपसे बात करूंगा। जो अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग कार्यक्रमों के तहत लगभग 70 से 75 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है कि इससे मिलेगा, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ तो हम खाद्य सब्सिडी को लेकर बात करते हैं कि खाद्य सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार उसको बढ़ाया गया। खाद्य सब्सिडी पर जो लगभग मैं बता दूं आपको कि जो कटौती की गई है वो 80,000 करोड़ की कटौती इसमें नजर आती है। दूसरा, किसानों को लेकर दावा किया जाता है कृषि और से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर 4.26% बजट से उसको घटाकर 3.84% कर दिया गया। तो तमाम जो चीजें हैं ये सवाल खड़ा करती हैं। इनको लेकर सरकार की मंशा क्या, ये साफ होना चाहिए? देखिए संजय जी, पहले तो मैं रमेश जी की बात का जवाब दे दूं। इनकी सरकार होती थी, इन्होंने एक जुमला छोड़ा था, गरीबी हटाओ। याद होगा आपको? ये 70 साल में गरीबी हटाते हटाते खुद देश से हट गई है। वो गरीबी नहीं हटा पाए। हम लोगों का प्रयास है और प्रयास में कामयाबी जल्दी आपके सामने होगी। सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, कर रही है सरकार काम इसके ऊपर भी। मैंने कहा ना, अगर एक चीज मनेगा कि अगर वो कम की है तो हमने दूसरी चीजें बहुत दी है। अब दूसरी बात, आप खाद की सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सरकार ने एक और कार्यक्रम आपने आज बजट के अंदर देखा होगा कि ऑर्गेनिक खेती का, फार्मिंग खेती का, आपने देखा ऑर्गेनिक का। आप पंजाब ऑर्गेनिक खेती के मामले में जो रोजगार रोज कितने कैंसर के पेशेंट आपके सामने आते हैं, वो क्या है? वो ये खाद की सब्सिडी अगर दी जाती है, आप देखिए, तो हम तो खाद रहित ऑर्गेनिक खेती का जो सरकार आइडिया लेकर आई, क्यों लेकर आई है? चीजें सोचनी पड़ेगी विपक्ष को। विपक्ष क्रिटिसाइज ना करे, उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो बहुत चीजें आपके सामने आएंगी। और देश का, मैं कहता हूँ, अगर सच बजट जो अगर पेश हुआ है इस 2 साल की कितनी आर्थिक स्थिति के दौरान भी इतना अच्छा संतुलित बजट दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं विपक्ष को सोचना पड़ेगा। मैं रमेश बाबल जी एक सवाल आपसे पूछूंगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का इस बजट में कई प्रसंग आया, और ये हम सब जानते हैं कि जितना ज्यादा खाद का इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा खतरा हमारे लिए भी है और खेतीबाड़ी के लिए भी है। इस पर अगर सरकार ध्यान दे रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? सब्सिडी चलिए कम कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, अलग मसला, उसके ऊपर देखा जाएगा आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अगर हम देखें इसके मुकाबले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है तो इसको तो स्वीकार करना चाहिए विपक्ष को। मैं बिल्कुल समझेर जी, आप सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के लिए
जो जमींदार हैं किसानों को उनको फैसिलिटी भी तो मिलनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती ऐसी थोड़ी हो जाती है, आप उनको जब दाम वाजिब देंगे वो ऑर्गेनिक खेती कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक खेती के लिए कितना महंगा सौदा उनको लाने के लिए हम जब जाके बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, उसके खाद और जो उसमें बीज है, क्या सरकार उनको बीज, अच्छे बीज की सप्लाई करती है? कह तो दिया कौशिक साहब ने, बड़े उसे साफ सुथरे तरीके से कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे 70 साल की आप कांग्रेस की बात करते हो, हमेशा 70 साल का ही बात रहते हो, कोई अच्छी बात भी कर लिया करो 70 साल में। 7 साल में आप मुझे ये बता दें, आपने कोई हॉस्पिटल खोला, कोई एम्स बनाया, कोई यूनिवर्सिटी खोली है, तो लोगों को रोजगार दिया, आपने सब कुछ छीन लिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी। अब जब मैं इन बातों का हूँ, क्या इस बजट में ये बातें हमारी करने की है? हम एक पॉलिटिकल लेवल से अलग हट के बात करें, हम सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं। लेकिन 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन लाने की भी बात करती है सरकार। एक सवाल ये भी इसमें आ गया बामल साहब कि 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन लाने की बात सरकार करती है अगले 3 साल में, ये भी तो टारगेट सरकार रख रही है। रेलवे को बढ़ावा देने की कोशिश नजर आती है इस बजट में, इन बातों से अगर हम समझना चाहें तो। शमशेर जी, पहली बार रेलवे घाटे में गई। आज तक चाहे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एलिगेशन आए तो किसी का भ्रष्टाचार भी हो लिया, कभी रेलवे घाटे में नहीं गई, एलिगेशन लगाते रहते हैं। लेकिन पहली बार रेलवे घाटे में गई है, उसका रीजन क्या था? चंडीगढ़ में भी बिजली का जो विभाग था इतना प्रॉफिटेबल था कि वो भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। ऐसी क्या रीजन है? क्या ये देश को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, युवा से रोजगार छीन रहे हैं? बात तो किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से, किसी कॉलेज का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। सवाल तो ये है कि आपने रोजगार देने, रोजगार पैदा करने। आप ये बताइए, कांग्रेस को छोड़िए, कि 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कौन सा ऐसा काम किया, युवाओं के लिए कौन सा काम किया, छोटे उद्योगों के लिए कौन सा काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया जो देना था, कितनी जनसंख्या बढ़ी, क्या जनसंख्या के हिसाब से कितनी बढ़ी, आपने रोजगार पैदा किए? क्या आप कोई ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आए जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला? क्या बाहर से आप कोई ऐसी कंपनियां लेके आए? आपने तो नारा दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, हम कंपनियां लेके आएंगे, लोगों के लिए ये करेंगे। आज तक तो आपने कुछ किया नहीं पिछले 7 साल में। चले डीपी कौशिक जी, एक सवाल रोजगार को लेकर बार बार बात होती है, लेकिन एक बात आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, निजीकरण का भी इसमें मामला आया। अगर हम LIC की बात करें तो उसको लेकर भी IPO लाने की सरकार तैयारी कर रही है, तो इसको लेकर क्या सरकार की सोच है, क्या प्लानिंग है? IPO आ जाएगा तो क्या ये पूरी तरह से सरकारी रह जाएगी, क्योंकि इसमें जन भागीदारी होगी, तो फिर ये भी कहने के सवाल उठेगा कि निजीकरण की तरफ इसका भी बढ़ाव हो गया है? देखिए शमशेर जी, जैसे बामल जी कह रहे थे, बोले मैंने कांग्रेस को ये नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैंने कांग्रेस का एक नारा बताया था कि हम गरीबी हटाएंगे। आपने किया, बहुत जो किया बहुत अच्छा किया, और जो किया वो उसके हिसाब से आप चले गए, आपने राज कर लिया, ठीक है ना। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं रोजगार की, मैं कहता हूँ देश में रोजगार, महंगाई एक समस्या है, इसमें खुद हो रहेगी। इसमें हमें कतई नहीं कहने के लिए, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन इसका समाधान करना। जैसे कह रोजगार कहाँ से आएंगे? सरकार ने जितना बजट एलोकेटेड किया है, आप मुझे बताइए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है इन 7 सालों के अंदर, यही वही भारत है जो 7 साल पहले था। आप रोडों की कनेक्टिविटी देखिए, आप पावर के मामले में देखिए, आप 24 घंटे आपके गांव में बिजली मिलती रहती है। कभी सोचा था आपने? ये मेरे कांग्रेस के मित्रों का जवाब मांग रहा हूँ मैं, कभी सोचा था कि आप लोग? मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल ये कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बोला है दूरगामी सोच है, मैंने बोला आपको ये बात पहले ही बोला है। जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी। आप स्टार्टअप में लगा दिए, आप MSME कह रहे हैं ना, क्योंकि छोटे रोजगारों के लिए है, MSME के तहत कितनी हमारी इंडस्ट्रियां खुली, कितने रोजगार लोगों को मिले हैं, और उसका जो भुगतान भी, जो मतलब घाटा भी अपने देखे, 2 लाख करोड़ का बजट जो किया है, वो इसलिए किया है कि जो गरीब छोटे MSME के तहत जो उद्योग लगे थे उनको एक थोड़ी सी रियायत दी जाए। आप फिर भी सरकार ने एक और बात कही है, सब होने के जाते ही गुंजाइश बाकी है, हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो मैं कहता हूँ गुंजाइश हमेशा रहती है सरकार का अच्छा करने की। ठीक है, कहीं ना कहीं गुंजाइश तो बाकी रहती है। बामल साहब, एक सवाल अब मेरा आपसे भी रहेगा कि 25,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का टारगेट रखा गया है, और मैंने वंदे भारत ट्रेन को लेकर कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ऐसी चीज़ों को लेकर सरकार प्रयास कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि अगर ये बुनियादी ढांचा अच्छा होता है, बेहतर होता है, तो फिर रोजगार तो धीरे धीरे बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसी उम्मीदें बनती हुई दिख रही है क्या कांग्रेस पार्टी को? शमशेर जी ब्रदर, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। एक तो कौशिक जी ने कहा कि बिजली की समस्या थी, आज हर आदमी को बिजली मिल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौशिक जी सिर्फ ये बता दें कि आपने कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं, ये सारी और उसी की वजह से ये जो आज बिजली की समस्या, वो शुरू से ही कांग्रेस ने बिजली की समस्या को दुरुस्त किया चलती आई है। दूसरा शमशेर जी, आपने बड़ा अहम सवाल है कि जो 25,000 करोड़ जो सड़क की आपने बात की किलोमीटर, बहुत अच्छी बात। सड़कें तो कांग्रेस के राज में एक से एक जबरदस्त हाईवे निकाले गए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उन्हीं सड़कों का जो शिलान्यास किया बाद में वाहवा बटोरने के लिए वो बीजेपी ने किया। आज भी बहुत सी सड़कें ऐसी हैं, ये मुद्दे पे आएंगे तो आपको आंकड़े देंगे कि कौन सी सड़क कितने दिन तक आधार में लटकी रही और ऐसे ही इनको पूरा नहीं होने दिया गया। जो जितनी भी पॉलिसी थी या सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो कांग्रेस राज में शुरू हुए हैं, जमीनें एक्वायर हुई हैं और उनको डेवलप किया गया। सड़क बनाने से रोजगार नहीं मिलते, रोजगार तो इंडस्ट्रीज, कंपनीज बड़ी बड़ी जो हम यहाँ अगर ढांचा विकसित होता है, बामल साहब ठीक है, ये कंपनियां आएंगी। एक चीज बामल साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, एक छोटा सवाल मेरा आपसे पूरी कराऊंगा। मैं जानना चाह रहा था कि अगर सड़कों का जाल बिछेगा, रेल नेटवर्क बढ़ेगा, वो चाहे कोई भी पार्टी किसी की सरकार रहे, तो क्या रोजगार नहीं आएगा? कंपनियां तो निवेश के लिए माहौल तो देखती। हाँ जी, नहीं, सड़क से शमशेर जी कोई रोजगार नहीं आता सड़क बनाने से। सड़कों से तो एक लोगों को सुविधा है आने जाने की, सड़क से कौन सा रोजगार आएगा, समझ नहीं आई मेरे को। कनेक्टिविटी का फर्क पड़ता है सर, कनेक्टिविटी का तो होता है ना। मान लीजिए कोई हाईवे किसी हाईवे का किसी से कनेक्टिविटी होती है, तो वहाँ इंडस्ट्रियां जो आएंगे उनको अगर सड़क रेल नेटवर्क अच्छा मिलेगा, चाहे एयर नेटवर्क अच्छा मिलेगा, तो व्यापार को लेकर तो मानना पड़ेगा ना, उन चीजों से बदलाव आता है, नहीं शमशेर, संभावना बढ़ती है सर। हाँ, पहले इंडस्ट्री चल रही थी, वो तो सारी खरीद दी, जो बेच दी, वो आपका आरोप, उसका जवाब डीपी कौशिक जी देंगे। लेकिन अगर नेटवर्क अच्छा होता है, जाल बिछता है, तो उससे तो रोजगार की संभावना बढ़ती है सर। हाँ। मैं शमशेर जी इस बात से नहीं ब्रदर, देखो देश तरक्की कहाँ करेगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, निर्यात करेंगे। हम तो आयात कर रहे हैं, निर्यात तो हमारा जीरो हो गया। सिर्फ एक मुझे बता दें कि कितना निर्यात किया हिंदुस्तान ने, डॉलर तो आते ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, आयात करते हैं। विपक्ष का अपना आरोप है, सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है कि किस तरीके से हम इस बजट में उम्मीदें देख सकते हैं, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी गुंजाइशें थी जिन पर काम किया जाना चाहिए था। बामल साहब बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। इस बजट को सरकार का दावा है कि ये भविष्य का बजट है, आने वाले 25 सालों का एक रोड मैप है, 100 साल दूरगामी सोच के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें खाद्य सब्सिडी को कम किया गया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मनरेगा है उसके ऊपर जो कम किया गया बजट, उससे भी कहने की नाराजगी इनको दिखती है कि वो अगर बेहतर होता तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार फिर भी ये कह रही है कि और तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो उससे लोगों के आने वाले कल के लिए नई तैयारियां हम कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे लोगों के आने वाले दिन बेहतर होंगे, विकल्प अच्छे हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस बजट को दूरगामी और अच्छा बजट मानकर चला जाना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना। अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।